द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर सलीम लोधी साहब। लोधी साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और ये नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुए। नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कैबिनेट डिवीजन के तहत काम करता है और इन्होंने पंजाब की पार्टीशन पर बहुत काम किया। जर्नी टू पाकिस्तान सर आपने कंपाइल की, तो क्या क्या वजह थी इसकी और क्या फाइंडिंग्स थी आपकी? असल में जर्नी टू पाकिस्तान की बैकग्राउंड ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जब एक मॉन्यूमेंट बनाना शुरू किया वाल्टन में रिफ्यूजीज के मतलब कोई डाटा नहीं था गवर्नमेंट के पास कि रिफ्यूजीज कितने थे, कहाँ से आए, कैंप्स की मैनेजमेंट क्या थी, कहाँ कैसे उनके रीएलोकेशन हुई। उस सिलसिले में ये असाइनमेंट जो थी ना ये मेरे पास आई। मैंने इस सिलसिले में 2-3 जितना भी अवेलेबल रिकॉर्ड था, पंजाब गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, पार्टीशन काउंसिल का, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी का, इंटेलिजेंस का, गवर्नर्स की रिपोर्ट, तमाम मेरे एक्सेस में आए और मैंने उनकी बुनियाद पर ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सारा डाटा था रिफ्यूजीज का और आई विटनेस अकाउंट थे रिफ्यूजीज के, उस दौर के प्रेस को भी थोड़ा देखा तो ये कंपाइल किया। अब ये किताब जो थी इसने बेशुमार गलतफहमियों को दूर करने में मदद दी। एक तो ये कि स्टोरी वन साइडेड नहीं, ज्यादतियाँ दोनों तरफ से हुई और बहुत ज़्यादा हुई और हमने जो कोशिश की हमारी तरफ से कि हम अपने आप को मासूम साबित करें और दूसरी कम्युनिटी लोगों को सारा कसूरवार ठहराएं, ये कंसेप्ट भी से क्लियर हुआ। मसलन जो बताया ये जाता है कि जो औरतें और बच्चे अगवा हुए और बाद में रिकवर हुए दोनों गवर्नमेंट के मैकेनिज्म के तहत इस किताब के मुताबिक उनमें मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग की तादाद ज़्यादा थी। इस अप रूटिंग में मुसलमानों की तादाद कम नहीं थी उनसे, तकरीबन ये बराबर बराबर आ रही थी। और एक इसके अलावा चूंकि मैंने ये मेरा एक ताल्लुक ऐसी नस्ल से है जो अपने बुजुर्गों से पार्टीशन के किस्से सुन सुनकर जवान थे, क्योंकि मेरे वालिदैन ने खुद सफ़र किया। मेरी माँ उस काफिले में शामिल थी जिन पर जम्मू के करीब कत्लेआम हुआ। अब तक यौम शुहदा जम्मू मनाया जाता है। तो हर शाम कई शामें मेरी अम्मा मुझे बिठा के, तो मेरे वालिद भी साथ बताते कि कैसे हुआ। अब मेरे ज़हन में जो तस्वीर उभरती थी कि भाई ये सारा जुल्म जो है ख़ास कम्युनिटी ने किया है, हम तो बहुत मासूम आदमी थे। सर फिर खास कम्युनिटी से क्या मुराद है कि सिखों ने किया या हिंदुओं ने किया, क्या था तासुर? सिख और हिंदू दोनों का। अच्छा जी। और सिख और उसमें जो जम्मू में हुआ उसमें ज़्यादातर वो आरएसएस को कहते थे। जी जी। उसको मेरी वालिदा कहती थी संघ पार्टी, हम्म। संघ पार्टी इसको बोलते थे। और ये जो जम्मू तो तकरीबन मुसलमान से साफ ही हो गया था। हम्म। तकरीबन सारे मुसलमान से अप्रूव होकर ये पंजाब सियालकोट और इर्द-गिर्द के अज़ला में आबाद हो गए। अब और वो जो आपकी फैमिली जो है, आपकी फैमिली शकरगढ़ में सेटल हुई अगर आके? मेरे पास स्कूल टीचर थे वो शकरगढ़ में उनको जॉब मिल गया तो वहाँ वो सेटल जी। हो गए। तो अब मेरे ज़हन में जो एक बच्चे के तौर पर जो कॉन्सेप्ट था कि मेरे ज़हन में जिन उन लोगों ने जिन्होंने हमारे फैमिली, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत सफ़र किया ज़ाती तौर पर, कई करीबी रिश्तेदार इसमें गए, तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई ये बड़े ख़राब लोग हैं, बड़ा इन्होंने जुल्म और ज़्यादती की। और फिर जब मैं थोड़ा कॉलेज में गया, मैं लिटरेचर पढ़ा, तो लिटरेचर असल में एक मैं बुनियादी बात जो मैंने तारीख और लिटरेचर दोनों पढ़ने के बाद ये मेरे ज़हन में है कि तारीख असल में लिटरेचर में लिखी गई। तारीख वो नहीं जो बताई गई है, तारीख वो है जो छुपाई गई है। और हमारे यहाँ एक बाकायदा, मैं क्या कहूँ इसको, पुस्तक भी है, लेकिन हमारे जो टेक्स्ट बुक्स में शुरू से ही आ रहा है फलां का जुल्म, फलां कम्युनिटी का जुल्म, फलां कम्युनिटी का जुल्म। आप अभी उठा के देख लें, अभी आज की जो किताबें हैं उसमें भी एक खास कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराया गया सब किस्म के मसाले में। और फिर जो ग्लोरीफाई किया गया जो किसी खास कम्युनिटी पर जुल्म करने वाले थे उनको, और जो साबित ये किया गया कि जो कुछ हमारे मुगल या जो भी थे उन्होंने किया वो तो हक पर रहे हमेशा, सारा कसूर जो है वो दूसरी कम्युनिटी के लोग का है। ये सारी असल में तारीख पढ़ने, पढ़ाने और तारीख के डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सारी तारीख को दोबारा से लिखने की ज़रूरत है और ये ज़रूरत किसी में नहीं है, क्योंकि एक पूरी एक मैकेनिज्म, एक पूरी एस्टेब्लिशमेंट इस पे है कि ये जो नफ़रत और ये जो
दीवार है, ये जो तअस्सुब है ये कायम रहे, क्योंकि उन लोगों के मफाद में है जो इन हालात को बरकरार रखना चाहते हैं। और वो अच्छा लोधी साहब ये बताइएगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जी ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो है कुछ लोगों ने इस पे लिखा है, मसलन फारूक डार साहब हैं, वो पंजाब उसमें कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जी 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 उन्होंने एक किताबचा लिखा है, एक छोटी सी किताब है पंजाब के राइट्स पे, जी जी लेकिन उनकी अप्रोच वही है कि हिंदूज आर बैड गाइज, मुस्लिम्स आर गुड गाइज। जी जी तो लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की किताब भी है, और हाँ, मेरा ख्याल है कि वो सबसे तफसीली किताब बहुत है बहुत पंजाब के कम्प्रिहेंसिव, मफादात। बहुत कम्प्रिहेंसिव है। जी, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, इस इनिशिएटिव को, असल में कि यानी जो इतनी वन साइडेड भी नहीं है जो हमारे यहाँ, अब कुछ ना कुछ लोगों ने कोशिश की है वो उसको अगर बैलेंस करने की। वो इश्तियाक साहब जो बाहर रहते हैं तो उनका जो इंडिपेंडेंट व्यू है वो ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा क्रेडिबल है। पाकिस्तान के हिस्टोरियन के साथ बहुत बड़ा मसला ये है कि बहुत कम जो जो एक ख़ास माइंडसेट से निकलते हैं, वो ख़ास माइंडसेट क्या है कि अपने आप को हर कीमत पे जस्टिफाई करना, अपने आप को हर कीमत पे सही साबित करना और दूसरे को गलत साबित। तारीख मैंने आपसे बताया कि इससे ज़्यादा मज़लूम का मज़मून है ही नहीं, और वो बिल्कुल हमारी तो रीड राइट करने के काबिल है सारी तारीख। और जब तक ये सिलेबस में दुरुस्त नहीं होती, निसाब में दुरुस्त नहीं होती, हमारे बच्चे ज़हन ज़ंग एक तस्सुब वाले ज़हन के साथ बड़े होंगे और फिर उस माइंडसेट से निकलना मुश्किल होगा। अब मेरी तरह लिटरेचर पढ़ के या दूसरे पढ़ के एक्सपोज़र सबका होता नहीं। वो तो उन्होंने जो पढ़ के आया उससे सारी मुझ पे रहना, उसी तरफ से सोचना है। ये बहुत एक अजीब-सी बात है, लेकिन ये है हकीकत। अच्छा लोधी साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि हिस्ट्री समझने के लिए लिटरेचर पढ़ना जरूरी है। बहुत ज़रूरी। तो लिटरेचर को आप अगर 2-3 किताबें आप रिकमेंड करें कि भाई कम अज कम ये पढ़ लो, वो कौन सी होंगी? मैं समझता हूँ कि उधर से कृष्ण चंद्र पढ़ लें, इधर से मंटो पढ़ लें, हम्म। और सारा आपका ज़हन क्लियर हो जाता है। जो कृष्ण बिल्कुल चंद्र की कौन सी किताब हम पढ़ें, गद्दार या क्या? गद्दार जो पार्टीशन पर हम्म, स्पेसिफिक होती। और मैं एक और आपको बात बताऊँ, मैंने वो सिनेरियो उस गद्दार का है जो मेरा इलाका है बेसिकली शक्करगढ़, गद्दार, जस्सर और करतारपुर जो आप, वो सारा हम्म, सिनेरियो उस इलाके का है। मैंने बाद में कन्फर्म किया कि उसके अक्सर कैरेक्टर रियल है, हम्म, अक्सर कैरेक्टर रियल है, वो गाँव के नाम भी असली हैं जो उसने दिए हुए हैं। हम्म, और वो एक आई ओपनर है, और हम्म, जिसमें उसका ह्यूमन डायमेंशन भी है, ह्यूमन सफरिंग्स भी हैं, और एक मॉरल भी है, और वाकई वो किताब आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बुक सेट कोई इतना लंबा नावल भी नहीं है, 150-200 पेज का है, और उसको पढ़ना हम्म। चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। ओके, ऑल राइट। मैं तो रिकमेंड करता हूँ, जो मुझे मिला मैं यार गद्दार पढ़ो। अब हम्म, तारीख समझनी है तो लिटरेचर पढ़ो, और हम्म, तारीख जो है वो लिटरेचर जो है वो असल आपको तारीख की रूह बता देगा। तारीख जो है सारी, जैसे आपने बताया कि यहाँ भी लोग ऐसे हैं जो जस्टिफाई करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, कायदे पे भी और दूसरे लोगों पे, लेकिन गलती से मुबर्रा कौन इंसान हो सकता है? तो अब हम्म, दोनों पहलू देने चाहिए, किसी की कंट्रीब्यूशन जो है उसको भी मानना चाहिए, लेकिन अगर उसने गलतियाँ की हैं तो भी देनी चाहिए, उसको बताना चाहिए वही। हम्म। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जी हमारे यहाँ जो है ये कहा जाता है कि जिन्ना साहब पे आप पीएचडी नहीं कर सकते, तो इस पे तो मेरा ख्याल है कि इत्तेफाक करना इस बात से मुश्किल है, क्योंकि प्रोफेसर रियाज अहमद ने कायदे हाँ आजम की है। यूनिवर्सिटी से की है पीएचडी, जी प्रोफेसर सिकंदर हयात ने की है। जी हाँ उसमें शायद असल मसला जब आता है कि अगर आप कोई क्रिटिकल बात लिखना चाहें, जी हाँ तो एक हैगियोग्राफी या एक लॉडेटरी थीसिस जो है वो तो मुमकिन है, लेकिन तनकीदी जायजा जो है लेना जिन्ना साहब का, वो मुमकिन नहीं है फिलहाल पाकिस्तान के एकेडमिया में। मुझे ज़ाती तो तौर पर इंडिया में क्या सूरत हाल है सर? इंडिया में तो मेरा ख्याल है कि वहां गांधी और नेहरू पे भी क्रिटिसिज्म होता बहुत है। लिखा है। मैं अर्ज़ करूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर जनाब साहब को समझने में जिस किताब ने सबसे ज़्यादा मदद दी, और सबसे ज़्यादा मैंने उसको प्लीज़ और इत्तेफ़ाक से नहीं, वो थी 80 98 18 एंड 85 में आई थी, जिन सोल स्पोक्समैन के नाम से, आयशा जलाल की किताब। जी जी। वो वो वाहिद किताब है जिसमें एक बतौर इंसान के, बतौर एक आम इंसान के, जिन्ना साहब की सियासत, उनकी सियासी ज़िंदगी और उनकी तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया था।
और उनका जो प्रोग्राम था सियासी, उसकी क्या वो शुरू से ऐसा चाहते थे, या हालात ने उनको मजबूर किया, या उनका असल में एजेंडा क्या था, या वो क्या करना चाहते थे और क्या नहीं कर सके, क्या उनको कोई रिपेंटेंस थी, ये सारी बातें उन्होंने उसमें लिखी। और मैंने उस किताब को रिव्यू किया था हमारे न्यूज़ लेटर के लिए, और वो वाकई बहुत बहुत अहम किताब। और बाकी जिन लोगों ने पाकिस्तान में भी बेशुमार लिखी, देखें वो जो और एक और मशहूर, हाँ, और पार्टीशन पे है, जो पार्टीशन राइट्स पे या पार्टीशन के इशू पे जो सबसे अच्छी इंग्लिश की किताब है, वो फ्रीडम एट मिडनाइट है जी फ्रीडम एट, अगर आपने देखी हो, जी उसमें जी। भी जो अहवाल है ना, वो भी बहुत रियलिस्टिक है। और सर मैं अर्ज करूं, फ्रीडम एट मिडनाइट जो है, इट इज माय मोस्ट फेवरेट बुक रियली। लैरी कलिंस की जी। उसमें वो भी आंखें खोलने वाली है, वो भी हम्म। आंखें खोलने वाली है। उसमें जी ही सर वो सर फ्रीडम एट मिडनाइट जो है ना, जी जी उसमें ही वो वाकया लिखा हुआ है कि कहूटा में जी किस हाँ तरह आसपास के गांव वालों ने आके कहूटा का मुहासरा किया और जो हिंदू सिख थे उनको एक हवेली में बंद कर दिया और और जो उसको आग लगा दी। वही जो फिल्म तमस बनी हुई है ना, इस पे इसी पे जी जी तमस तमस जो है ना, वो इसी जी पे जी। करती है। वो भी बहुत वाकई आंखें खोलने वाली फिल्म है। वो इसी हम्म। वाकये को रिलेट करती है, तमस। और वो अभी तक वो कुआं है जिसमें उन्होंने, और बीबीसी ने एक चलाई थी पार्टीशन पर डॉक्यूमेंटेशन जो सर्वाइविंग जो थे कुछ उसके कहूटा के, और उसमें उनका इंटरव्यू, उसमें वो भी आपको रुला देगा अगर देखेंगे उसका क्या टाइटल है? तो। पार्टीशन स्टोरीज, बीबीसी। पार्टीशन स्टोरीज। हाँ जी। वो अभी ये उस बीबीसी का है? अभी तक उसने उस बूढ़े सिख का इंटरव्यू उसमें दिया हुआ है जो दिल्ली में था, पता नहीं है या नहीं, जिसने अपने खानदान की 18 नौजवान औरतों के सर कलम किए थे कि उनके मुसलमान मुतालबा कर रहे थे कि उनको ले जाएंगे। ये उसे पिंडी का खुद, वाकया है? हाँ, पिंडी का वाक़या, तब बस उसी थुआ सईदा, उसका नाम है थुआ सईदा का, थुआ खालसा गांव का नाम है, कोहटा के पास है अच्छा। उसके। हाँ, तो मास्टर तारा सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी वालदा को भी कत्ल किया गया था रावलपिंडी जिले में ये ही कहीं। उसका तो मुझे ये इल्म नहीं है, लेकिन उन्होंने सफर बहुत किया था सिख कम्युनिटी खसूसी तौर पर, हम्म बहुत सफर किया। और ये कौन लोग थे? ये आए थे, ये ट्राइब हम्म। कबायली आए थे, और कुछ पिंडी के लोगों ने उनको उनकी कनाइवेंट से आए थे। और मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी कहाँ थी, कितने दिन उन्हें घेरा डाले रखा, उनको बेचारों को इतना जुल्म और ज्यादती की, क्या लॉ एंड ऑर्डर था उस वक्त। हम्म। और मतलब बेबस नजर आती थी गवर्नमेंट, और इतना कतरे गारत, इतनी। अभी वो कुआं मौजूद है जिसमें एक उस बीबीसी में उस औरत का इंटरव्यू मौजूद है जो डूबने से इसलिए बच गई कि जब उसने कुएं में छलांग लगाई तो मजीद डूबने के लिए जगह नहीं थी। हम्म। ऐसी। और सर जस्टिस मुनीर ने भी तस्लीम किया है कि पंजाब में फसादात जो थे वो पंजाब से शुरू हुए, रावलपिंडी से शुरू हुए। रावलपिंडी से हुए, हरिपुर हजारा में, हम्म। इस बेल्ट में हुए। ये मैंने जो गवर्नर रिपोर्ट थी तो उसमें उसमें पढ़ा था, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पढ़ा था मैंने। और ये जो चीजें हैं, जर्नी टू पाकिस्तान जो आपकी किताब है उसमें हैं ये? जी, उसमें जर्नी टू पाकिस्तान में तो रिफ्यूजीज का है जिक्र उनके हवाले से, लेकिन जो राइट्स के जो इफेक्टिव हैं उनका आई विटनेस अकाउंट बहुत है उसमें, बहुत है इसमें, जिसमें गवर्नर की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सारी है इसमें। तो ये जर्नी टू पाकिस्तान आपके नाम से छपी थी जी या हाँ, क्या? जी, मेरे नाम से छपी है, नेशनल डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल्ड बाय, मेरा नाम लिखा हुआ है। हाँ, उस पे शायद आपका नाम लिखा हुआ है, प्रोफेसर सलीम खान। नहीं, सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान लिखा हुआ है। ओके ओके। जो सरकारी नाम था वो लिखा। अच्छा सर ये बताइएगा कि बंगाल में भी बहुत बड़ा फसाद हुआ था अगस्त 46 जी में, जी हाँ, कलकत्ता, जिनको कहते कलकत्ता, हैं द ग्रेट कलकत्ता राइट्स। जी हाँ। तो उसके बारे में भी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है, जबकि वहां मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी डायरेक्ट और वो तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी वहां के चीफ मिनिस्टर थे। वो तो डायरेक्ट एक्शन के उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर हुआ था, लेकिन जी। इट वाज आल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट। असल बात ये है कि जो लीडर थे वो कम्युनल पिच को इतने ले गए थे ऊपर, हम्म जो तो मैंने तो खुद उसके अखबार सारे पढ़े उस दौर के, उस हम्म दौर की रिपोर्ट्स देखी हैं गवर्नर्स की।
इतनी ज़्यादा ले गए थे कि अब वहाँ से एक चिंगारी की ज़रूरत थी कि किसी जगह में फसाद भड़काने के लिए कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं किसी को करना पड़ता। और ये इसमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी है कि इतनी बड़ी हुकूमत हो कि ये फेल होगी बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, और ये शायद उन्होंने मतलब बता लिया था कि ये लो आज़ादी और मांगो आज़ादी। शायद ये भी है कि उनका ज़हन में था, लेकिन बिल्कुल एक कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर था वो। लेकिन सर क्या आप नहीं समझते कि सोहरावर्दी साहब की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो चीफ मिनिस्टर थे कि वो भरपूर कोशिश करते कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। और हमीदुल हक चौधरी सर जो 1950s में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे, उन्होंने अपनी याददाश्तों में ये लिखा है कि अगस्त 46 में इनिशिएटिव जो था वो मुसलमानों की तरफ से आया, लेकिन हिंदू भी तैयार थे। तो उन्होंने माना है कि स्टार्ट मुसलमानों की तरफ से हुआ। जी हाँ, बात ये है कि ये हमेशा एक मिस्ट्री और मिथ रही है कि किसी जगह फसाद कैसे होते हैं, किसी जगह फसाद कैसे होते हैं। यही तो वो जो आपने जिसका मैंने आपको जिक्र किया ना तमस फिल्म का, उसमें इस एंगल को दिखाया गया कि किस तरह से कोई 2-4 खास लोग होते हैं जो ऐसी सिनेरियो बिल्ड करते हैं, ऐसा कोई ब्लो अप करते हैं किसी मामूली इंसिडेंट को, और वो किसी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं, फिर उसके बाद रोकना किसी के बस में नहीं रहता। ये कम्युनल पिच जो असल में जो 45 के इलेक्शन के बाद जो शुरू हुआ ना सिलसिला, तो उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट व्यू लीडरों का मरेंगे मर जाएंगे और लेके रहेंगे और ये और इस किस्म के जो ये नारे जो होते हैं जो एक कम्युनल पिच को बढ़ा देते हैं, माइंड में एक्सट्रीमिज्म पैदा कर देते हैं, और वो जो एक डेमोक्रेटिक या एक पुरअमन रास्ता है उससे डिविएट करना को फिर मुश्किल ही रहता। अच्छा सर, आपने बात की आयशा जलाल की किताब द सोल स्पोक्समैन की, जी जी जी, जो उनका पीएचडी का थीसिस है। जी तो सर बहुत सारे जो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं उन्होंने उससे डिसएग्री किया है। जी हाँ, की है। हाँ, और वो खातून जो हैं उनका बेसिक थीसिस ये है कि पार्टीशन जो था वो कम्युनल प्रॉब्लम, जो सो कॉल्ड कम्युनल प्रॉब्लम है, उसका कोई हल नहीं था, इसलिए कि उस हल के मुताबिक हिंदुओं और सिखों ने पाकिस्तान में रह जाना था जी और जी बहुत सारे मुसलमानों ने इंडिया ही में रह जाना था। जी जी तो वो कम्युनल प्रॉब्लम को हल नहीं करती थी। जी जी और उसके अलावा प्रोफेसर इश्तियाक ने भी उससे डिसएग्री किया है, और उनका डिसएग्रीमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कहते हैं जी कि जी जिन्ना साहब ने शुरू से ही 1940 से के रेजोल्यूशन के पास होने के बाद कभी गुंजाइश नहीं छोड़ी कंप्रोमाइज की, और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर पाकिस्तान ना बना तो जी हिंदुस्तान में इस्लाम भी खत्म हो जाएगा, जी हाँ, मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे। और बार बार ये कहा कि हमारा ये मुतालबा बार्गेनिंग चिप नहीं है। जी हाँ, इसको हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन बहुत सीरियसली लेते हैं, और कैबिनेट मिशन प्लान का भी वो कुछ लोग हवाला देते जी हैं हाँ, कि बिल्कुल ये बहुत कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी। जी। अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान पे भी सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली स्टेटमेंट जो दी जिन्ना साहब ने 22 मई को, 16 मई को वो अनाउंस हुआ था 46 को, जी जी जिन्ना साहब ने उसको कंडेम किया जी कि इसने एक्सप्लोडेड आर्ग्यूमेंट्स यूज करके हमारा जो पाकिस्तान का मुतालबा है उसको निगेट कर दिया है। और फिर 6 जून को मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन साथ ही ये भी पख लगा दी कि पाकिस्तान रिमेन्स अवर अनअल्टरेबल गोल। जी हाँ, तो ये भी तो अजीब बात है ना कि आप खुले दिल से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और इतनी जब आप रेटरिक ऊपर ले जाएंगे कि हमारा तो गुजारा ही नहीं है, हम तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, मुसलमान खत्म हो जाएंगे, जब जी इस पिच पे आप ले जाएं और फिर अचानक अपने अपने हामियों को, सपोर्टर्स को कहें नहीं 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 भाई आप छोटा सा नीचे आ जाओ सीढ़ी से ना, जी हाँ, तो वो ये मुश्किल हो क्या जाता तजाद है? मुश्किल हो जाता है। असल जी में मैं आयशा जलाल से बात शुरू करूँगा। बेशुमार लोगों की तरह आयशा जलाल का बेसिक थीसिस ये था कि अनअवॉइडेबल नहीं था सॉल्यूशन, और कायदे-आज़म भी बार्गेनिंग के तौर पर पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे थे, इस लोगों को। वो राज़ी थे कि कोई कंप्रोमाइज़ बेटर टर्म्स पे हो जाता है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के मफाद होते तो वो इसे मान इसमें फिर, लेकिन यहाँ फिर आशा जलाल ने दूसरा चीज़ ये दिया कि वो खुद इस मकाम पे ले गए थे
जो जज्बात थे मुसलमानों के, कि वहाँ से वापसी अगर होती तो अपनी लीडरशिप को खतरा होता, अपनी लीडरशिप को खतरा होता। कोई भी लीडर अपनी लीडरशिप को खतरे में नहीं डालना चाहता। उसके लिए फिर उसको ऐसे इक़दामात ही कब ना करना पड़े जो बज़ाहिर उसको नापसंद हो। जी लोधी साहब, मुझे खुद जो है सरदार शौकत हयात, जो हाँ जी, सिकंदर हयात, हाँ मैं देखिए वो द जी ड्रीम दैट हैड गॉन साहब, जी सिकंदर हाँ हयात साहब के जो साहबजादे थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने मुझे सर खुद एक वाकया बताया इसी के हवाले से। जी, वो कहते हैं कि मुझे नेहरू ने एक दफा बुलाया, और नेहरू जो था उनके वालिद की वजह से उनका फैमिली फ्रेंड था। जी, जी, बिल्कुल तो थे कहता उनके जी साथ। मुझे पंडित नेहरू ने बुलाया और मुझसे कहने लगे कि शौकत, तुम नहीं समझते कि पार्टीशन जो है इतना बड़ा फैसला है कि हम जल्दी में ना करें, और हम इस पे थोड़ा सा मिलजुल के देखें, मिलजुल के रहें। अगर हमारा गुजारा ना हो तो हम दोस्तों और भाइयों की तरह अलहदा हो जाएं। जी, जी, तो मैंने कहा कि इट मेक सेंस। तो मैं कहता कि जिन्ना साहब के पास आया और मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान हमारे लिए बना रहे हैं या अपने लिए? तो उन्होंने कहा मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, तुम नौजवानों के लिए बना रहा हूं। तो मैंने वही आर्ग्यूमेंट उनको दिया जो पंडित नेहरू ने मुझे दिया था। तो उस पे कहता है वो मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि मुझे इल्म है तुम्हारे पीछे किसका जहन बोल रहा है। बहरहाल कल मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, तुम उसमें ये रखना और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो कहता जी अगले दिन मैंने वो बात शुरू की तो मौलाना हजरत मोहानी जी, गुस्से जी, में आ गए और कहने लगे कि ये लौंडा क्या बकवास कर रहा है। खुद उस पे वायदे पाकिस्तान। हाँ, उन्होंने फिर कहा कि जिन्ना साहब ने उनको सख्ती से कहा शट अप मौलाना। तो वो बैठ गए और मुस्लिम लीग ने वो रेजोल्यूशन जो था कैबिनेट मिशन प्लान वाला वो एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं कहता बड़ा खुशी खुशी जो है पंडित जी के पास गया और मैंने कहा पंडित जी मुबारक हो, मुस्लिम लीग मान गई। तो कहता पंडित जी बड़े वो थे, डिप्रेस से थे और खुश नहीं हुए। मुझे कहने लगे शौकत इट इज टू लेट नाउ। तो मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते हैं वो पटेल नहीं मानता। हाँ जी, तो मैंने कहा कि पटेल का क्या आर्गुमेंट है, व्हाट इज हिज रीजनिंग? तो उन्होंने कहा कि पटेल का ये कहना है कि मुसलमानों में अलहदगी के जरासीम इतने फैल गए हैं कि अब उनको जो है ना उनका इलाज मुमकिन नहीं है, और जिस्म के एक हिस्से को अगर गैंग्रीन हो जाए तो उसको काट फेंकना ही बेहतर होता है बजाय इसके कि पूरा जिस्म उससे मुतासिर हो। तो इसमें ये जो थी ना, ये जो वजह थी, यानी पंडित नेहरू ने जो जुलाई में बयान दिया वो ऑफ द कफ नहीं था, जी, जी, उसके पीछे ये सोच थी जी, जी, कि मुसलमान और हिंदू अब जो जज्बात जिस नहज पर पहुंच गए हैं उसमें इनको इकट्ठा रखना बहुत बड़े एक डिजास्टर का बायस होगा। तो वो डिजास्टर तो फिर हुआ ना जी। जी डिजास्टर तो असल में एक और ये अहम इसमें पॉइंट है कि जो सेपरेशन के हक में या अलहदगी के हक में जो मुसलमान के लीडर थे वो ज्यादातर थे वो थे जो उस इलाके में थे जो पाकिस्तान में आना नहीं था। आपने जी जी हसरत मोहानी का जिक्र किया, वो तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे आखिर दम तक, जी वो जी तो नहीं आए। ये भी बात बड़ी समझने वाली है और बड़ी पेचीदा बात है कि वो लोग जो दाल पाकिस्तान में आए भी नहीं, कुछ तो आ गए लियाकत अली जिनके, लेकिन कुछ नहीं भी आए। तो ये फिर चक्कर क्या था, उनको क्या फायदा हुआ, या वो उनकी इंटेंशन क्या थी, सेपरेशन से क्या हासिल करना चाहते, या कि खुद उनको पता कि ये इलाका नहीं जाएगा, हमारा इलाका नहीं जाएगा। और एक और इसमें अहम पॉइंट ये है कि जो इंडिया में जो तारीख लिखी गई है या किताबें लिखी गई, मैंने पढ़ी हैं, ये पार्टीशन पे एसजीपीसी ने किताब, बड़ी मोटी किताब है, मुस्लिम लीग अटैक्स हिंदूज एंड सिख्स। ये जो आपने कहा कि ये इधर से लिखी हुई किताबें उनसे भी ज्यादा डॉक्यूमेंटेड और ज्यादा उसमें दिए गए हैं फिगर्स कि ये मुस्लिम लीग ने और इन्होंने किया था। अब जी, ये किताब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये किताब इंटरनेट पे भी मेरा ख्याल है मौजूद है। हाँ जी, और जिन जिन सरदार जी ने ये किताब लिखी है उनका तखल्लुस था तालिब। हाँ जी, अच्छा अच्छा। हाँ अब जो हो गया सो हो गया। जैसे आपने बताया कि कायदे आजम का बाद में उनको तल किए, मैंने भी कहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि उनसे पूछा गया कि भाई इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे यूरोप, जैसे अमेरिका और कनाडा के हैं, कि कोई उनका बॉर्डर मीनिंगलेस है, लोग आते जाते हैं फ्रेंडली।
मैं हैरान हूँ कि एक तरफ तो ये सोच है, तो उस वक़्त ये सारी बातें ज़हन से कैसे निकल गई कि हमने लोगों को भड़का इतना दिया हुआ है और फिर इसके साथ ऐसे एक ऐसा डायनामाइट लगा दिया, एक ऐसा बारूदी सुंग बिछा दी कि जिसने फिर इन मुल्कों के तल्लुकात को कभी नॉर्मल रहने नहीं देना था। ऐसे इश्यूज़ उसके साथ लिंक कर दिए जो कि आउट ऑफ क्वेश्चन थे कि ये मुल्क रहे। अब ये जो इसके बाद जो असल में ट्रेजेडी, पार्टीशन से बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि पार्टीशन के बाद जो एनिमोसिटी और हॉस्टिलिटी और जो लोगों की तबाही हुई दोनों मुल्कों के, जो इस जंगी जुनून में, उससे ज़्यादा तबाही तो उसने की, पार्टीशन से ज़्यादा तबाही तो उसने की। दोनों मुल्कों में जो मौजूदा हालात हैं, जो सोशल सेक्टर डेवलप नहीं कर सका, खुसूसन हमारे मुल्क में जो बड़ा गर्क हुआ है, वो इसी वजह से हुआ कि हमने अवाम की तरफ से तवज्जो नहीं दी। हम तो शुरू से हम बहुत खतरे में हैं, हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। जो खतरा पैदा हुआ था, जो जब ये ट्राइबल इंकर्शन की कश्मीर में 47 में, और वो कादिरों से बाला की उसको पता नहीं था। वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, बहुत बड़ी साजिश जिसने नेगोशिएटेड सॉल्यूशन था उसको सैबोटाज किया, और इसके बाद माशाल्लाह उसको बरकरार रखा गया। और फिर उसके हवाले से एक ऐसी फ़ज़ा जो अब तक कायम है कि शार आ गया जी, लाइफ एंड लाइन है जी, ये है जी, वो है भाई। और बेचारे सफ़र किसने किया? जो एक्चुअल लोग थे, एक्चुअली कश्मीरी थे, उनका बड़ा रखो, उनकी तबाही का। अब भी डिवाइडेड फैमिली। मैं हैरान हूँ कि जो लोग दरिया के इस पार एक दूसरे को आवाज़ें देते हैं, उनकी आवाज़ किसी को नहीं जाती। एक आपने देखा नहीं कि बारात उस तरफ है, एक बारात उस तरफ है, उनका क्या कसूर है? ये इंसानी पहलू किसी के दिल में नहीं आता। अच्छा सर, आपने ये फरमाया कि ये जो ट्राइबल इन्वेजन था ये जिन्ना साहब से ऊपर हुआ, बिल्कुल उनको हुआ। पता नहीं था। तो बहुत से लोग सर इससे डिसएग्री करेंगे कि ऐसी भी बात नहीं थी, क्योंकि लियाकत अली खान में इतना दमखम नहीं था कि वो जिन्ना से बाला ही कोई इतना बड़ा फैसला कर लेते। मैं आपको और जी एक और अर्ज करूं, एजी नूरानी साहब ने बहुत काम किया है कश्मीर के इशू पे, और सबसे डिटेल्ड किताब उनकी जो है कश्मीर पे उनकी है, जो 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने पब्लिश की। जी जी। उसमें 2-3 बातें हैं कि एक तो जिन्ना साहब को नवंबर 47 में माउंटबेटन ने ये ऑफर की कि हम हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और कश्मीर, इन तीनों में रेफरेंडम करवा देते हैं, प्लेबिसाइट करवा देते हैं। जिन्ना साहब ने इनकार कर दिया। जी जी। और सर एक और ऑफर जो है जिसका सरदार शौकत हयात ने भी जिक्र किया है, चौधरी मोहम्मद अली ने जिक्र किया है, सरदार इब्राहिम ने जिक्र किया है जो एजेके के पहले प्रेसिडेंट थे, जी जी जी, कि सरदार पटेल ने ये ऑफर की कि आप कश्मीर ले लें, हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाए, उसमें दखल अंदाजी ना करें। और इंडियन साइड पे सैफुद्दीन सोज ने ये बात लिखी है। तो ये बातें सर पाकिस्तान के लोगों को नहीं बताई जाती, बिल्कुल हकीकत, ये हकीकत है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उस पाकिस्तान टाइम में छपा था, द कायद एंड ट्राइबल इनकर्शन इन कश्मीर पार्टीशन। उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित किया कि जब ये गड़बड़ हो गई, अब देखे ना कश्मीर में जाने की क्या जरूरत थी? श्रीनगर वैली तो पुरअमन थी, वहां तो कुछ नहीं हुआ था। राइट्स तो थे जम्मू में, अगर मुसलमानों को बचाने जाने का मकसद था तो जम्मू की तरफ जाते, वहां तो नहीं गए। ये आसान रास्ता उन्होंने, ये एबटाबाद वाला, और फिर कुछ नहीं देखा कि रास्ते में कौन है, कुछ नहीं देखा कि रास्ते में कौन है, इक्वली लूट मार की। तो जब ये, और इसमें कौन थे? खान अब्दुल कयूम, कमिश्नर रावलपिंडी, और एक और बंदे का नाम बोल रहा हूँ। ये 3 बंदों की कॉन्स्पिरेसी थी जिन्होंने 450 बंदूकें सरकारी निकाल के उनको दी और उन्होंने ये इनकर्शन की। तो जब ये कायदे को मालूम हुआ कि भाई ये हो गया और फिर हमें रिटेलिएट करना है, तो जो उन्होंने कहा, जो मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई अब हो गया तो लेट्स ओन इट, यानी कि उनकी इसमें वो नेगोशिएटेड सॉल्यूशन को सैबोटाज करने के लिए की, और वो हो जाना था। और जो कश्मीर गवर्नमेंट जो थी वो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट चाह रहा था, उन्होंने सारा बेड़ागर्क कर दिया, और फिर इतना बड़ा ये इशू पैदा हो गया कि जो अब तक हमें निचोड़ रहा है, हमारी इकानमी को, हमारी मईशत को, हमारे लोगों को। ये जिसे कहते हैं कि इसने, और हल भी कोई नहीं है, हल लेकिन कोई, अब ये ज़माना, जिस दौर में हम रह रहे हैं, किसी मुल्क पे कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर ही नहीं सकता।
इस इलाके पर कब्जा कर, इस तरह एक नेगोशिएटेड सोल्यूशन हो, कोई मिडल वे निकाला जाए, और कोई ताकत से हल इसका है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ लेके रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर उसको जहाज को प्राइवेटाइज कर दिया और एक बहुत ही लंबा मसला शुरू हो गया, और वो जारी है। बहुत अच्छा दुख सर, होता है। आपने आपने फरमाया कि जिन्ना साहब ने ये कहा कि भाई ताल्लुकात जो हैं कनाडा, यानी इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कनाडा और अमेरिका की तरह होने चाहिए। रहेंगे। लेकिन सर फिर लोग कुछ ये भी पॉइंट आउट करते हैं ना कि जूनागढ़ की एक्सेशन तो उन्होंने खुद कबूल की। बहुत बड़ा मैं समझता, आप देखे ना, जब आप हम कहते हैं कि कोई बंदा गलती से मुबर्रा नहीं है, तो अब ये देखे ना कि आप असूल कर रहे हैं कि भाई मेजॉरिटी रियासतें कैसे एक्सीड करेंगी, कीपिंग इन व्यू द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। जूनागढ़ को तो आप कर रहे हैं, तो फिर उसी लॉजिक पर कश्मीर का राजा करता है, तो उसमें क्यों इतराज करते हैं भाई? ये कहाँ की लॉजिक है? और ये बिल्कुल गलत बात है। जी, अब यही बात है ना कि 15 सितंबर 1947 को जिन्ना साहब ने खुद एक्सेशन कबूल की। हाँ, मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा हुआ है, हमारे पास है वो। जी जी, तो अब उसी पे सर हमारे एक रिटायर्ड एम्बेसडर हैं शाहिद अमीन, उन्होंने किताब लिखी है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। उन्होंने यहां तक लिखा कि ये बहुत बड़ी गलती थी और उससे पाकिस्तान का जो केस है कश्मीर पे वो इरोड हो गया। बिल्कुल इरोड हुआ। अब देखें ना, बस ये कि तारीख जो है वो, ये जो वाकयात हैं, ये जरूरत है कि सबको पता चले, सबको पता चले कि भाई ये ऐसे बात नहीं हुई, यहाँ तक ऐसे बात नहीं पहुंची, कुछ लोगों ने ये कुछ किया है, उनकी गलतियां कह रहे हैं, जो भी कह लें, वो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। और तीसरी जो अहम बात ये है कि वे फॉरवर्ड को है कि हम स्टक हो गए हैं एक जगह आके। अब बदकिस्मती ये हुई है कि दूसरी तरफ भी जो इंतहा पसंद लोग हैं, जो फैनेटिकल फोर्सेस हैं, वो भी बड़े एक्टिव हो गई हैं दूसरी तरफ, और उनका भी, उनमें भी अब, और अब अभी जो मैं देख रहा था उनके पब्लिक ओपिनियन में, वो तो तीसरी टर्न भी ले जाएगा, इतना इतना वो इस वक्त उनकी है। तो इस सूरत हाल में, और क्या इसका वे फॉरवर्ड क्या है? अब वे फॉरवर्ड जो है वो मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा वो नहीं हो सका किसी वजह से, जैसे वाजपेयी और इन्होंने कर रहे थे कि कोई रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन निकाला जाए कि भाई कोई आना जाना शुरू हो, कोई लोगों का राब्ता हो, कोई तजारत हो, तो फिर टेरिटोरियल इशू सारे बरी हो जाते हैं। अब टेरिटोरियल इशू जिन कौमों ने तरक्की की है, उन्हें टेरिटोरियल इशूज को साइलेंट कर दिया। टेरिटोरियल इशूज अब इस दौर में हम रह रहे हैं, इसकी बुनियाद पर जब आपको पता है कि आप जबरदस्ती नहीं ले सकते किसी का कोई इलाका, तो उसके रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि कोई मिडिल वे निकाला जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो, और हम बंदूक की बजाय असले की बजाय सोशल सेक्टर में पैसा खर्च करें, लोगों की ज़िंदगी बदलें। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंटेस्टेड हो गया। अभी आपने अगर देखी हो कि उसकी किताब है दुरानी की, बेनिफिट्स ऑफ पीस, इस किस्म का नाम है उसका, जल दुरानी की किताब है। अब देखिए वो, जी जी, हाँ, उस किताब ने मेरी आंखें खोल दी थी। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें मैं हैरान हो गया पढ़ के। उसमें लिखा हुआ है कि जब ये खैर से दोनों मुल्कों के बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं स्वीडन और डेनमार्क में खरीदने अपने अपने मुल्कों के लिए असला, तो वो लॉबीज में इनकी बेगम आपस में गप्पे लगा रही होती हैं। आपस में क्या करती हैं? गप्पे लगा रही होती हैं, और ये वहाँ एक ही कंपनी से वो भी गन्ने ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं। वो जो सियाचिन पे हाई लेवल हाई एल्टीट्यूड वार गैजेट्स हैं, वो एक ही कंपनी बनाती है, दोनों को बेचती है। जी, ये किस किताब में लिखा है उन्होंने? दुरानी की। कौन सी, वो स्पाई क्रॉनिकल्स में? नहीं 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 नहीं, वो है बेनिफिट्स ऑफ पीस, कास्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड बेनिफिट ऑफ पीस। ओके, कास्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड बेनिफिट। मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने रिव्यू भी किया था। बड़ी बड़ी वो भी रिवीलिंग किताब है। तो ये बदलना चाहिए अब। अच्छा सर, मेजर जनरल अकबर खान ने किताब लिखी है रेडर्स इन कश्मीर। हाँ जी, वो देखी है आपने? जी मैं देखी। वो तो किसकी देखो जी, जस्टिफाई करने के लिए किया है ना सब कुछ। जो कश्मीर पे बहुत सारे लिखा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया है। अब बात यह है कि आप जो सिचुएशन है उसको अनडू नहीं कर सकते।
क्यों लोगों की समझ ये बात नहीं आती? हम्म अनडू नहीं कर सकते, तो आहिस्ता ऐसा से जो एनिमोसिटी की फ़ज़ा को कम करना चाहिए, लोगों को रियलिस्टिक तरफ लाना चाहिए और नेगोशिएटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ज़बरदस्ती का कोई मसला हल नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि हो सकता है। हम्म अब आपके सामने यूरोपियन यूनियन की मिसालें, मैंने तारीख पढ़ी है, 100 ईयर वॉर, 10 ईयर वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड, इतनी तबाही के बाद देखा उन्होंने, वो आपको पता है फ्रांस में एक राइन वैली थी, जिसमें कोयला था, उसके लिए जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड सबकी आपस में जंगें लगी थी। तो उन्होंने कहा भाई जहन्नम में जाएं सारे इशू, सब आओ जाओ खुला करो, तजारत करो, मसाल करो। तो अब सारा मुल्क तरक्की कर गया, सारा यूरोप तरक्की कर गया, क्योंकि अब वो उनका वो खर्चा बंदूक पर नहीं, कलम पर है, एजुकेशन पर है, तालीम पर है, सेहत पर है, हेल्थ पर है। अच्छा सर, आपने जो रिसर्च की उसकी बेसिस पे क्या सामने आया कि कितने लोग 47 में मारे गए थे, कितने जो हैं मुसलमान इधर आए, कितने हिंदू और सिख दूसरी तरफ गए? अब मुझे एग्जैक्ट फिगर तो इस वक्त याद नहीं, लेकिन मिलियंस में है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो कोई भी, मतलब जिसे इंग्लिश में कहा पर्ज करना, जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी ईस्ट पंजाब में उसको वहां से पर्ज कर दिया गया, जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी वेस्ट पंजाब में उसको यहाँ से पर्ज कर दिया गया। तो ये तो कोई, और ये तो फैक्ट है कि लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये कहा जाता है ना कि 7 मिलियन या 7.5 मिलियन जो है मुसलमान इधर आए और इतने ही शायद उधर गए। और अभी वो जख्म जो है वो ताजा है। आपने अब वो देखा होगा, आपने अभी आते हैं, कोई 70 साल मिल रहा है, कोई 50 साल में बहन भाई को मिल रही है, अभी वो जख्म ताजा है। और वो अब ये इतने पैथेटिक है एटीट्यूड जो लीडर्स का, कि ये इंसानी मसाइल लोगों के मिलने जुलने दें, लोगों को तिजारत करने दें। अब हाल में आप देखें ना कि टमाटर और प्याज दुबई से, अफगानिस्तान से और ईरान से आ रहे हैं, वो आगे से नहीं आ सकते। नोट किया आपने? लोधी साहब जी हाँ। पार्टीशन के वक्त जो है हमारे इतने बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो फोर्सी ना कर सके कि इससे कितनी तबाही होगी। जी बिल्कुल। लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसको अंदाजा था और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इससे बहुत तबाही होगी, और वो था सरदार सिकंदर हयात, जो चीफ मिनिस्टर थे 1942 तक। जी हाँ। उनकी सर एक कोटेशन है, और ये अगर आप देखें ना, पेंडरल मून की किताब है डिवाइड एंड क्विट, जी हाँ मैंने देखी है। उसके पेज 20 पे उन्होंने पेंडरल मून को कहा है कि तुम इतना रिलैक्स तरीके से बात कर रहे हो कि पार्टीशन हो गई तो क्या हो जाएगा, कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि पंजाबी जो हैं वो क्या सलूक करेंगे, हिंदू बनिया का गला काट देंगे। यहां तक उन्होंने कहा पाकिस्तान वुड मीन अ मैसेकर। जी। तो इस तरह के जो लोग थे जिनकी नब्ज पे हाथ था लोगों की, जो लोगों के मिजाज को समझते थे, वो तो ये बात कर रहे थे। लेकिन हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो नहीं समझ सके कि इसका क्या मतलब होगा। अब देखने का बड़ा सीधा साधा सवाल है, एक बंदे का कत्ल हो ना तो जिम्मेदारी डालना पड़ती है कि किसने किया, सोसाइटी। अब इतने लाखों लोग मारे गए जी, और जुल्म की अखीर हुई और दरियाओं का रंग सुर्ख हो गया और कुएं लाशों से भर गए, तो इतने लोगों का कत्ल कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? गलत फैसला करने वाले। जी, अमरता प्रीतम की वो नज्म याद आती है, आज आसा वारिस शाह नू कि तो कब्रां विचों बोल। तो जनाब इस जिम्मेदारी से किसी को बरी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद जो है हमारे जो बाकी लीडर्स थे उनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। ना अंदाजा था ना तैयारी थी। जी। एक तो जो एग्जीक्यूट किया पार्टीशन प्लान, उसमें मेजर रिस्पांसिबिलिटी तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की थी। और आप गवर्नर पंजाब की रिपोर्ट्स देखें लास्ट दिनों की, तो वो वार्न कर रहा था कि बहुत मामला गर्म है, बहुत हवा तेज है, ये लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो वाकई नॉन सीरियस थी, वाकई नॉन सीरियस थी। कोई थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए था ना, लेकिन किसी ने, उनका ख्याल था कि जी ट्रेनें जाएंगी उधर से ले आएंगी, बल्कि पहले तो बात यह कि ट्रांसफर पॉपुलेशन किसी के एजेंडे में भी नहीं था।
मेमो कमांड में नहीं था कि ट्रांसफर। फिर जब ये शुरू हुआ तो जी ट्रेनें जाएंगी आ जाएंगी, ये नहीं पता कि ट्रेनों की लाशों से भर के ट्रेनें आएंगी, ये किसी नहीं सोचा। लेकिन सर बात ये भी है ना कि जब आप दिन रात टू नेशन थ्योरी का नारा लगा रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान इतने डिफरेंट हैं कि वो इकट्ठे रह नहीं सकते, और फिर आप माइग्रेशन की बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये क्या मजाक था? पहली बात यह कि जो नेशनलिज्म बताते खुद कोई इतनी अच्छी चीज नहीं। नेशनलिज्म जो है इंसान के, दुनिया में इंसान के तमाम दुखों और तमाम मसलों का जिम्मेदार है। कौमियत परस्ती बता दें, और फिर आप जब इसको मैग्नीफाई कर दें, डबल कर दें, तो उसका इम्पैक्ट भी उतना ही होगा। और फिर जैसे एक बात बहरहाल अगर मान भी लें कि हल कोई नहीं था, तो उसको पीसफुल बनाने के लिए कोई सीरियस एफर्ट करना चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। चलो हो गया, बना लिया अलग मुल्क। अब उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि भाई आराम से जो कम्युनिटी आपके पास आ गई है, जो उनके पास, वो आराम से अमन से रहें, ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट हो। वो भी नहीं हुआ। तो वो मैंने किसी जगह पढ़ा था कि जब जो तकसीम का अमल है वो इनडेफिनिट है। तकसीम के बाद आप तकसीम दर तकसीम को नहीं रोक सकते। हमारे साथ यही हो रहा है। और मजहब की बिना पे तकसीम इंतहाई खतरनाक नतीजे निकालती, क्योंकि ये एक, जिसे कहते हैं कि आपने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, आपने एक ना होने वाला सिलसिले को शुरू कर दिया। हमारे साथ यही हो रहा है, और वहां भी अब ये होना शुरू हो गया, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इधर के। एक अलबत्ता अच्छी बात है जो मैं महसूस करता हूँ जिंदगी की स्टेज में, कि ये नफरत और तसब और ये इनबिल्ट एनिमोसिटी का बयानिया हमारी थर्ड जनरेशन जो अब बच्चे हैं, टीनेजर हैं, वो नहीं बाई कर रही। ना इस तरफ ना उस तरफ। उसकी वजह है सोशल मीडिया, उसकी वजह है डिजिटाइजेशन, उसकी वजह इंटरेक्शन। तो वो आपने नोट किया होगा, मैं भी देखता रहता हूँ उस तरफ की पब्लिक ओपिनियन, इस तरफ की पब्लिक ओपिनियन, नौजवान यूथ। और फिर आपने यूरोप देखा, मैंने भी यूरोप में देखा, वहाँ जो इस इलाके के लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं, वो इसको बाई नहीं कर रहे। तो इस बात का ये बड़ी अच्छी और बड़ी इनकरेजिंग बात है कि मेरे ख्याल में 10-20 सालों के बाद इस नफरत के बयानिए को फैलाना मुश्किल हो जाएगा लीडर्स के लिए। लेकिन सर 10-12 साल इंतजार जो है, क्या हम कर सकते हैं? जो हमारे हालात हैं, हमारी इकोनॉमी तो आज तबाही के दहाने पर पहुंची हुई है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे सर स्कूलों से बाहर हैं, हमें इलाज की सहूलतें मैसर नहीं है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट का सामना है। क्या क्या करेंगे हम 10-12 साल तक? नहीं, उसके लिए जरूरी है कि जो एफर्ट्स हैं, जो चंद लोग अमन और दोनों तरफ से, आई एप्रिशिएट दोनों तरफ, उस तरफ भी बड़े अच्छे लोग हैं जो करते हैं। बेशुमार सोशल मीडिया पर फोरम बने हुए हैं लोगों के, या पाकिस्तान के ग्रुप्स बने हुए हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं, तो उनकी आवाज़ भी अब उसमें असर आ रहा है, लोग उनको सुन भी रहे हैं। तो ये एफर्ट जो है मल्टीप्लाई करनी चाहिए, ये इसको फैलाना चाहिए। और सोशल सिविल सोसाइटी है, उसको नंबर 1 हुकूमतों पर जोर देना चाहिए कि सिलेबस है, ये जो एक जायंट मुल्कों का एकेडमिक्स का पीछे में, कि जो सिलेबस में जो नफरत की चीज़ें ये निकालो, ये ब्लेम गेम ख़त्म करो, ये, और उसकी बजाय, और ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार हीरोज है, ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज़, सबसे बड़ी। अब मुझे बड़ी दुख और तकलीफ होती है जब मैं आम स्कूलों में देखता हूँ यूनिफॉर्म पहन के आओ बच्चे जी, देखिए आपने क्या क्या फैला रहे हैं, और ये टाई गन और ये और वो, ये मैं देखा जो एलीट के स्कूलों उसमें भी होता है। तो ये बड़ी नामुनासिब चीज़ है। तो ये सिविल सोसाइटी को इस तरफ आना चाहिए कि भाई एक तो लेजिस्लेशन के, ये टाई गन ये वो सारी बैन होना चाहिए बिल्कुल ही बच्चों को। दूसरा ये कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार एंड वार हीरोज ये खत्म करनी चाहिए, और सिलेबस ऐसी चीज़ें निकालना चाहिए। उसकी वजह पीस के बेनिफिट्स ऑफ पीस के लिए देने चाहिए, और जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको देखना चाहिए। ये बहुत, लेकिन ये आ रही है ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा लोधी साहब, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, एक फनेटिकल हिंदू पार्टी है। हाँ, इमेज तो यही है उसका। जी, अब मसला ये है कि इसी फनेटिकल हिंदू पार्टी के लीडर जो थे
वो बस में बैठ के लाहौर आए थे। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ठीक आई है, और एप्रिशिएट। हमने उनका क्या किया, जो हाँ, फ्रेंडली एम्बेसडर्स थे उनकी गाड़ियों तक पे हमने अटैक करवाए। जी हाँ, ठीक है, वो वाजपेयी जो इसी पार्टी का लीडर था, वो मीनारे पाकिस्तान पे गया कि भाई उसे इस हाँ, गलत फहमी को खत्म कर दो कि हाँ, हमने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। उसकी बड़ी मशहूर नज़र में आप जंग ना होने देंगे और एक ही नज़र। और अगले दिन सर हमने उस मीनारे पाकिस्तान को धोया कि ये पलीद हो गया है। हाँ जी, और सर जो आज आज वजीर आजम है इंडिया का, वो उसने अपनी स्वेरिंग इन पे पहली दफा एक नई रिवायत कायम की कि सार्क के लीडरों को अपनी स्वेरिंग इन पे बुलाया, नवाज शरीफ को बुलाया, जी, जी, और फिर वो खुद चल के लाहौर आया। और हमने उसका क्या सिला दिया, हमारे एक लीडर हैं जो आजकल वजीर खारजा हैं माशाल्लाह, इन्होंने कश्मीर के इलेक्शन में जाके नारा लगाया, मोदी का जो यार है गद्दार है, हाँ जी, गद्दार है। जी हाँ। तो सर इससे क्या जाहिर होता है, हम फनेटिक हैं या दूसरी साइड फनेटिक है? ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, उसकी मैं जवाब देता हूँ। हमारे यहाँ भी लोग गैर ज़िम्मेदार हैं और उस तरफ भी गैर ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये जो वाजपेयी वाली मुलाकातें और उसको सैबोताज जिन्होंने किया था, उसका आपको भी इल्म है, सब जानते हैं। उनमें जो खराबी पैदा की गई थी, और वजह वही है कि जो नफ़रत का कारोबार चल रहा है, ये जो हाई पिच पे रखने का, तल्क नॉर्मलाइजेशन ना होने देने का, कि तल्क़ात दूसरे मुल्कों की तरह नॉर्मलाइज़ हो जाए, ये मिशन किसका है? ये मिशन है जो इस माहौल से फ़ायदा उठाते हैं, जो जिनका वजूद इस माहौल से कायम है, जिनकी रोटी-रोज़ी इस माहौल से है। ये तअस्सुब और ये नफ़रत और ये जंगी जुनून बना रहे, उनकी रोटी-रोज़ी चलती है, उनकी एग्ज़िस्टेंस। तो असल बात वो है, असल सही। मसला वो है। तो ये बात जो है वो अफ़सोसनाक है। और लेकिन वो, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, कि एक जनरेशन इंडिया पाकिस्तान में नई है, जो इन बातों को बाय नहीं कर रही। मैंने पिछले दिनों देखा, इंडिया एक टीवी पे कुछ आ रहा था प्रोग्राम, कि शायद कि एक पाकिस्तानी परचम जो यूथ को दे रहे थे, बच्चों कॉलेज को लड़के थे उनको, कि भाई इसको जलाओ, तब तुम्हें 10 रुपए दूंगा या 100 रुपए दूंगा। तो 99% ने वो जलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये कहूँ, हम किसी का परचम जलाएं, किसी मुल्क का परचम। तो इसका मतलब कि वो जो जिसने ये आइडिया बनाया था, उसका मैं लोगों को देखूं कि बच्चों के दिल पाकिस्तान के मतलब कितनी है। अब इसके बाद आप देखें, यूरोप में आप देखें, जो हमारे बच्चे वहाँ रहते हैं या उनके जो, उनमें आपस में कोई सोशलाइजेशन है, कोई। अभी कल परसों की बात है, आपने वो जो वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें ऑस्ट्रेलियन जो कोई क्रिकेटर है बड़ा मशहूर, चैपल है शायद, वो उसका इंटरव्यू चल रहा था। तो उसने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को आपस में क्रिकेट खेलनी चाहिए, टेस्ट में भी खेलनी चाहिए। तो उसने कहा कि मैंने पाकिस्तानी खिलाड़ी और इंडियन खिलाड़ी से पूछा, कभी आप लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? उसने कहा हम तो नफरत नहीं करते। इंडियन खिलाड़ी ने भी कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भी कहा, ये तो हमारे सियासतदानों का करिश्मा है, ये तो हमारे सियासतदानों के आपस में खेल है, हमने तो आपस में नफरत नहीं करते। तो ये सेल्फ इम्पोज्ड है, सुपरफिशियल है। तो इसको ऐसा से खत्म किया जा सकता है। और मैं तो होपफुल हूँ कि ये ज्यादा देर ये खेल चलेगा नहीं, ये रियलिस्टिक होना पड़ेगा। सही। थैंक यू वेरी मच सलीम लोधी साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बड़ी आपने थॉट प्रोवोकिंग बातें की, और उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान तबके हैं दोनों मुल्कों के, वो भी कुछ अकल के नाखून लें, और दोनों मुल्कों के जो गरीब आवाम हैं, हाँ, उनका सोचिए, अमन का सोचिए, वो सुख का सांस ले सकें। अमन होना चाहिए, अमन हर कीमत पर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। बहुत तो शुक्रिया।